स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज। कैथोड रेज के ऊपर जो है वो जो चार्ज होता है उसकी नेचर क्या है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। सो द नेचर की बात करें तो व्हेन दीज रेज पास थ्रू द इलेक्ट्रिकल फील्ड, नेचर के बारे में मालूम करना चाह रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में से ये रेज गुजरती हैं, ठीक है, दे डिफ्लेक्ट और बेंड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट शोइंग दैट दीज रेज आर नेगेटिवली चार्ज। यानी हमारे पास अगर ये आपको अगर नज़र आ रही है, लेट्स से दैट हमारे पास ये ऑपरेटस है, तो अगर इसको हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है उसमें से गुजरेंगी तो दे विल कैरी ऑन सम नेगेटिव चार्ज। यानी यहाँ पर ये एक प्लेट है दैट इज़ नेगेटिव और यहाँ पे भी एक प्लेट है दैट इज़ पॉजिटिव। तो ये कैथोड पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ थोड़ा सा मूव करेंगी। इससे पता लगेगा कि इनकी नेचर जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करने से ये सिंपल साबित होता है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट वन अनदर, यानी ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। गिव 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, यानी कैथोड रेज जो हैं उनके 5 करेक्टरिस्टिक्स बताएं। सो अगर हम 5 करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दीज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ द फर्स्ट करेक्टर। व्हेन दीज रेज पास थ्रू द इलेक्ट्रिकल फील्ड, these deflect bend towards the positive plate showing that these rays are negatively charged. ये भी मैंने आपको बताया। So these rays cast a sharp shadow of an opaque object. opaque object कहते हैं जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। Place in their path, यानी ये अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट इनके पाथ रखें जिसका आर पार नहीं देखा जा सकता, उसका शेडो बनेगा। These raise the temperature of the object on which these fall. These rays आप लिख लें, रेज का मतलब बढ़ा देंगे टेम्परेचर, यानी जिसको भी टकराएंगे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सो दीज रेज कैन रोटेट अ स्मॉल पिन पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। अब अगर ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, इनके रास्ते में अगर हम एक पैडल रखेंगे, ठीक है, गोल सा घूमने वाला पैडल, तो उसको भी टकरेंगे तो ये पैडल घूमना शुरू कर देगा। सो दैट मीन्स दैट कि दे कैन रोटेट अ पैडल, राइट। स्मॉल पिन पैडल कह लें इसको आप, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें तो एटॉमिक सिंबल ऑफ फास्फोरस आयन इज़ गिवन। ये हमारे पास सिंबल है इसका, इस पर ये चार्ज है, ये उसका एटॉमिक मास है और ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है, दैट इज़ ए एंड दैट इज़ जी। और अब इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर देयर इन द आयन। इस आयन में कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होंगे। सो प्रोटॉन तो इसमें 15 होंगे और इसमें से माइनस करते हैं 31 को, तो 16 इसमें न्यूट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स टोटल इसके पास 15 होते हैं, 3 इसके पास इजाफी आ गए हुए हैं। सो टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 18 होंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आयन, इसका नाम होगा फॉस्फाइड, PHOSPHID, phosphide. Draw the electronic configuration of the ion. So there we have the answer. और फॉस्फाइड आयन कहेंगे। सी में था इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, के में 2 हैं, एल में 8 हैं, के में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और सबशेल देख लें आप, इसमें टोटल ये आपको सबशेल्स नज़र आ रहे हैं। और ये कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो लास्ट क्वेश्चन है, नेम द नोबल गैस which has the same electronic configuration as the phosphorus ion। तो आर्गॉन की, यानी यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आर्गॉन की भी होगी, क्योंकि इसमें 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं ना। अगर ये S3P3 होगा, अगर इसकी ओरिजिनल की बात करेंगे, तो ये 3P6 है, 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 18 इलेक्ट्रॉन आर्गॉन में होते हैं। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द गुड आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सबशेल विद एग्जांपल्स ऑफ ईच। शेल और सबशेल में फ़र्क बताना है। तो शेल जो है वो मेन एनर्जी लेवल होता है, सबशेल तो शेल के अंदर होता है। सो यू कैन से कि इट इज़ नॉट मेन एनर्जी लेवल, ये सब एनर्जी लेवल होगा। और शेल जो है वो सर्कल्स अराउंड द न्यूक्लियस में इस तरह शो किया जाता है, इफ़ यू जस्ट शो द सर्कल्स अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन जो सबशेल हैं, दे हैव डिफरेंट शेप
और ये सर्कुलर भी होते हैं, लेकिन समटाइम दे शो अ बेल लाइक शेप लाइक दिस, और समटाइम दे बिकम सम मोर कॉम्प्लेक्स और इनकी शेप्स कुछ अजीब सी हो जाती हैं। सो SPDF ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये 4 किस्म के सब शेल्स होते हैं। ओके, सो थर्ड इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल डिटरमिन्स 2n स्क्वायर फार्मूला। आपने शेल हैं KLMN, 2n स्क्वायर से आप इनके इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें। n में l का मतलब है, n का मतलब है शेल, तो अब k पहला शेल है तो 1 वैल्यू प्लेस करेंगे तो 1 का स्क्वायर डेफिनेटली 1 ही होगा, तो 1 2s are 2 यानी k में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। l का यानी 2, ये सेकेंड शेल है तो 2 का स्क्वायर 4 4 2s are 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इस तरह ही आप 3 का स्क्वायर लेंगे, दैट इज़ 9, 2s are 18 आ जाएंगे। एंड देन देयर इज अगेन फोर्थ है शेल, 4 का स्क्वायर लेंगे, दैट 2s are बिकम समथिंग लाइक 32, राइट, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 2s are 32 होता है। सो दैट मेक्स द गुड आंसर। उसके बाद जो सब शेल्स होते हैं इनके SPDF आपको नज़र आ रहे हैं। सो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका भी एक फार्मूला है बट वो आप हायर क्लासेस में सीखेंगे। P का जो है वो 6 है, D का 10, F का 14 और इस तरह से ये आपको, सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल, ये आप लिख सकते हैं। ओके, इफ वी मूव टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट हैज़ एन एटॉमिक नंबर 17, एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 17 है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन K एंड M शेल ऑफ एटम। यानी अगर किसी एटॉमिक नंबर 17, वैसे मैं आपको बताता हूँ क्लोरीन का होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे K में और M में, तो K L M, ठीक है, 2 8 और 18। सो K में 2 होंगे और L में 8 होंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बल्कि सॉरी L में 8 होंगे और M में जो है वो टोटल आपने 17 करने हैं। सो 8 और 2 8 10, 7 होंगे। सो यहाँ पर 7 होंगे इसमें और इसमें टोटल 2 होंगे, और L भी पूछ रहा है वो, L में जो है वो 8 होंगे। सो मैं आपको यहाँ आंसर दिखा देता हूँ। सो दैट इज़ द आंसर, एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 17, दैट इज़ क्लोरीन, याद रखिएगा, दैट इज़ क्लोरीन। और K में 2, L में 8, इसमें 7 होंगे। और इसमें आप इसकी मुझे सब शेल कन्फिग्रेशन भी कमेंट में करके दें। S में 2 होंगे, 1s2, और आगे आप बताएं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आनी चाहिए, 2 नंबर का सवाल हर साल बोर्ड में आता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम +3, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। तो ये बोर्ड क्वेश्चन भी है, इसको आप स्टार लगा लें, इसको लाजमी तैयार कीजिएगा, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। सो आप ये देख सकते हैं एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का तो 13 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि वो +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, जा चुके हैं। तो टोटल 13 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन डेफिनेटली 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर 10 हैं तो 2 K में आ जाएंगे और बाकी 2 L में 8 L में रह जाएंगे, टोटल 10 हो जाएंगे। उसके बाद सब शेल की अगर हम देखें तो पहला सब शेल इसमें जो है K में जो है वो 1 ही होगा, याद रखें, अगर K पहला शेल इसमें सब शेल 1 होगा। L दूसरा शेल है, इसमें 2 सब शेल होंगे, 2s एंड 2p। तो इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो इसमें 2 आएंगे और इसमें 6 आएंगे। सो दैट इज़ कन्फिग्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम +3। ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल जो है वो 8 ही होंगे, और आउटर मोस्ट सब शेल इसका 2p होगा और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो यू कैन से दैट कि ये स्टेबल है, 13 इलेक्ट्रॉन्स से ये अनस्टेबल रहता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल कर ये स्टेबल हो जाता है, क्योंकि ये जो कन्फिग्रेशन आपको नज़र आ रही है ये इसकी नोबल गैस की कन्फिग्रेशन है, दैट इज़ नियॉन। और नियॉन जो है दैट इज़ अ यू कैन से नोबल गैस विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इस वक्त सिचुएटेड है एल्यूमिनियम। वैसे 13 होते हैं लेकिन 3 निकल चुके हैं, इसलिए 10 हैं, राइट। तो 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन में पाए जाते हैं। इस वक्त ये नियॉन की तरह बिहेव कर रहा है और ये नॉर्मल है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, यानी K में इसके तो हैं 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 और M में जो है वो 2 आउटर शेल में 2 हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, आउटर शेल में आपको बता दिए 2 हैं, कि आउटर मोस्ट शेल इनका M है, M में 2 हैं। और इन विच
सब शेल ऑफ द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। और सब शेल की भी बात करनी है तो ओके, लेट्स जस्ट फाइंड आउट द आंसर। ओके, देयर वी हैव द आंसर। आउटरमोस्ट शेल में 2 हैं और इसका आउटरमोस्ट सब शेल 3s होगा। कैसे? क्योंकि पहले शेल जो है वो k है, फिर ये दोनों मिलाकर l है और ये फिर तीसरा m है। इसमें तो वैसे 18 आ सकते हैं, लेकिन चूँकि अभी 3s में ही हम आए थे और इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए, बिकॉज देयर आर टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम, तो आप कह लो कि 3s इज़ गोइंग टू बी द आउटरमोस्ट सब शेल। शेल नहीं पूछा उसने, सब शेल पूछा है। थर्ड में जो है आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैग्नीशियम जो है वो +2 हो जाए यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो वो डेफिनेटली नियॉन की तरह बिहेव करेगा। मैग्नीशियम हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स, 12 थे, 2 चले गए, 10 रह गए और आउटर शेल में 8 रह जाएंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएँ तो फिर देखें L आउटर शेल बन जाएगा, पहले M था जो अब ख़त्म हो गया तो L आउटर शेल बन जाएगा और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे एंड बिकम स्टेबल लाइक इनर्ट गैस नियॉन, और ये नियॉन की तरह बिहेव करेगा। एज आई टोल्ड यू कि 12 तो मैग्नीशियम में होते हैं लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नियॉन में होते हैं और मैग्नीशियम नियॉन को फॉलो करता है तो लिहाजा उसकी तरह होना चाहता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। अगर अब हम देखें अगले क्वेश्चन के तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन एन एटम, किसी भी एटम पे चार्ज क्या होगा व्हेन इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन और व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो कॉमन सेंस की बात है, कोई एटम है जैसे लेट्स से दैट मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, अभी इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे, उस पर चार्ज पॉजिटिव आ गया था। और पिछले ही सबक में क्लोरीन याद रखें चलें, क्लोरीन अमूमन इलेक्ट्रॉन गेन करता है और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलें अब यहाँ पे एग्जांपल देख लें। सो व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, जो सोडियम है उसकी 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, उसने लूज़ कर दिया, तो देखें अब 28 यानी पॉजिटिव हो गया और एक इलेक्ट्रॉन जो ये था वो मैं ये शो कर रहा हूँ आपको। और जब एटम गेन करता है तो 287 यानी क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है ये शेल की, और एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये 7 थे, तो ये कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, यानी 287 288 288। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एंटर कर गया हुआ, अब जब एंटर कर जाता तो इलेक्ट्रॉन शो नहीं होता और ये चार्ज देखें इस पर नेगेटिव आ गया हुआ है। सो नेगेटिव चार्ज होगा जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा। याद रखें जब भी एरो की टेल के साथ इलेक्ट्रॉन लिखा हो तो याद रखें गेन ही होना होता है, ठीक है। और जब एरो के हेड के साथ इलेक्ट्रॉन लिखा जाए तो वो लूज़ होना होता है। तो ये चीज़ें आप थोड़ी याद रखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें ये मैंने काफ़ी डिटेल से बताया है, वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं मुझसे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट पर्पस यूरेनियम 235 इज़ यूज्ड। तो ये धमाका खेज़ मादे बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखें 235, ये आपका 92 होगा, गलती से लिखा हुआ है ये 92 है, ठीक है। यूरेनियम 92 235, अगर आप ये लिखेंगे राइट साइड, अगर लेफ़्ट पे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे यूरेनियम, ऊपर लिखेंगे 235 और नीचे लिखेंगे 92, ये आपकी लेफ़्ट साइड है, ये आपकी राइट साइड है, ये डिफरेंस है, ये भी याद रखें। बहरहाल यूरेनियम 235 किस लिए इस्तेमाल होता है, ये आप कह लो कि पावर जनरेशन के लिए भी होता है इस्तेमाल। और मैंने आपको जैसे कहा धमाका खेज़ मादे, एटॉमिक बॉम्ब जो बनते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के पास भी है, एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। चले मैं आपको इक्वेशन भी दिखाता हूँ। ये देखें इक्वेशन भी आपको नज़र आ रही है 235, इसमें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन अगर एंटर हो जाए तो लुक एट दैट, ये टूट जाता है, इट्स अ बिग न्यूक्लियस, और ये टूट कर छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। दैट इज बेरियम, दैट इज क्रिप्टॉन, और ये बड़ा न्यूक्लियस छोटे 2 न्यूक्लियस में टूट गया और 3 स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोड्यूस होंगे जो कि मज़ीद 3 यूरेनियम एटम्स को तोड़ेंगे जाके और बहुत सी एनर्जी रिलीज़ होगी। सो दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। सो ये है एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, यानी कि बिजली घरों में आप यूज़ करो, किसी लोगों को तबाह करने में या मुल्कों को बर्बाद करने में नहीं। इंसान की अकल है, उसको पॉजिटिव यूज़ करे या नेगेटिव, इंसान पे ही डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है पेशेंट को गोइटर हो गया है। गोइटर कहते हैं ये गुल्लड़ की बीमारी होती है, ये जो बड़ा सा गला हो जाता है, कभी आपने किसी का देखा हो गला जो वॉइस बॉक्स होता है जहाँ पे वो मोटी जगह हो जाती है, बिकॉज वो जो थायराइड ग्लैंड होता है हमारे इस गले में, आगे बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, तो ये क्या होता है स्वेल हो जाता है, मोटा हो जाता है, कैंसर हो जाता है इसमें। दैट कंडीशन इज़ गुल्लड़ की बीमारी और गोइटर। और हाउ विल इट डिटेक्टेड, इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, ये रेडियो आइसोटॉप्स की यूजेस में आपने पढ़ा था।
ये देखें, ये हैं रेडियो आइसोटॉप्स। इसमें ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस मेडिसिन में आपने ये पढ़ा था आयोडीन 131। ये बेसिकली एक रेडियो आइसोटॉप है, यानी नॉर्मल 131 नहीं होता, ये कुछ रेडिएशंस निकालने वाला एलिमेंट है। अगर आप इसको खुराक के साथ देंगे पेशेंट को तो ये गोइटर डिटेक्ट कर लेगा अर्ली स्टेजेस में ही। तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसमें जो गोइटर है, यानी जो गुलड़ की बीमारी है, वो उसकी शनाख्त हो जाएगी, क्योंकि ट्यूमर है, ट्यूमर हमेशा कैंसर से पैदा होता है, अमूमन कैंसर से पैदा होता है। सो डायग्नोज मीन इलाज हो सकेगा, मेडिसिन वगैरह इसकी आपको फिर दी जाएगी। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे टेक्नीटियम का भी लिखा है कि ये आपकी बोन ग्रोथ को लेकर थोड़ी हेल्पफुल है। बहरहाल हम अभी बात कर रहे हैं आपसे कि आयोडीन 131 का क्या यूज़ है, राइट। इसका मैं आंसर भी आपको दिखा देता हूँ। आंसर तो सिंपल ही है, पेशेंट को गोइटर हो गया, कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो आयोडीन 131 से ही डिटेक्ट करेंगे, राइट। स्टूडेंट्स आगे है, व्हाट आर द डिफेक्ट्स, ओके, गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। बहुत आसान ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ये आपने शुरू में पढ़ा है चैप्टर के, जब आपने कैनाल रेज को स्टडी किया था। कैनाल रेज की जो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वही प्रॉपर्टीज़ पूछी जा रही हैं। जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आपने टॉपिक पढ़ा था, उसमें ये प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ कैनाल रेज की, राइट। और इसमें दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कैथोड रेज, राइट। कैथोड रेज के ऑपोजिट जो हैं ये ट्रैवल करती हैं, दैट इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद ये सेकंड प्रॉपर्टी आपको नज़र आ रही है कि देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रूव दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्चार्ज ट्यूब में आप मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाते हैं तो ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है, तो जो पॉजिटिव रेज हैं, कैनाल रेज हैं, ये नेगेटिव की तरफ बेंड करेंगी। तो नेगेटिव की तरफ तो पॉजिटिव भी बेंड कर सकता है, तो फिर हमें नेचर पता लग जाती है कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज। द नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर आप कैथोड रेज देखते हैं तो उन सब की नेचर, सबकी कैथोड रेज की नेचर, कोई भी मटेरियल यूज़ कर लें, कोई भी गैस यूज़ कर लें, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबसे कैथोड रेज एक जैसी ही निकलेंगी। लेकिन पॉजिटिव रेज एक जैसी नहीं निकलेंगी। पॉजिटिव रेज तो गैस के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर हाइड्रोजन यूज़ करेंगे तो पॉजिटिव रेज हल्की होंगी, कम वज़न की होंगी। हीलियम यूज़ करेंगे तो वज़नी हो जाएंगी। नाइट्रोजन की पॉजिटिव रेज बनाएंगे तो बहुत भारी हो जाएंगी। इसलिए ये थर्ड प्रॉपर्टी याद रखें। और ये चौथी प्रॉपर्टी भी यही है कि इलेक्ट्रॉन अगर आप हिट करते हैं जब कभी भी किसी भी गैस को, तो वो गैस भी चार्ज हो जाती है और 2 इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रेज तो अपनी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, लेकिन उस गैस का पॉजिटिव आयन बन जाता है और वो भी फिर ट्रैवल करना शुरू कर देती है। और आपने परफोरेशन की थी ताकि इस बात की आप डिटेक्शन लगा सकें। ये देखें, नेगेटिव रेज तो जा रही हैं लेकिन पॉजिटिव रेज के अंदर से गुजर कर दूसरी साइड पे जाने लग गई हैं। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि सिर्फ नेगेटिव रेज ही ट्रैवल नहीं करती, एट द सेम टाइम पॉजिटिव रेज भी ट्रैवल कर रही होती हैं फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट। कैथोड रेज फिलहाल ट्रैवल कर रही हैं बिकॉज डेफिनेटली कैथोड रेज गोना मूव टूवर्ड्स एनोड, जबकि जो कैथोड पॉजिटिव रेज हैं दे गोना मूव टूवर्ड्स परफोरेटेड कैथोड। और याद रखिएगा ये रेज कभी भी कैथोड से या एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती, ये अंदर जो गैस होती है उससे प्रोड्यूस होती हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, तो आप ये मेरी वीडियोस देखें, मैंने समझाया हुआ ये टॉपिक, तो उसमें इंशाल्लाह आपको समझ में भी आएगी और आपको पता भी लगेगा कि इस टॉपिक में क्या बताया जा रहा है। गोल्डस्टाइन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट जिसने ये सब बातें हमें समझाई 1886 में। सो ही इज़ वन ऑफ वेरी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले ये बताया कि देयर आर सम पॉजिटिव रेज एज वेल। यानी आज जो प्रोटॉन के बारे में आप जानते हैं उनको पहले कैनाल रेज के नाम से जाना जाता था। सो अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, यानी रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसके डिफेक्ट्स क्या हैं। सो डिफेक्ट्स देख लेते हैं। मॉडल तो बड़ा ज़बरदस्त था रदरफोर्ड का, उसने न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया था और एटम का एक सोलर सिस्टम की तरह का मॉडल दिया था। ये जो आपको एटम नज़र आ रहा है
ये रदरफोर्ड ने ही प्रपोज आउट किया था, लेकिन इसने ये गैप्स इस तरह बनाया था, कुछ न्यूक्लियस बना के कुछ इस तरह का रिंग बनाया था, यानी इसने इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस में डिप करने की बात की थी। दैट वाज रॉन्ग। तो यही डिफेक्ट था, और इसमें ये डिफेक्ट के ऊपर तो काफ़ी ज़बरदस्त आपसे डिस्कशन होगी। तो आप ये मेरी वीडियो ही देखें जो प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ पे मैंने डिफेक्ट्स के बारे में ज़बरदस्त तरीके से समझाया है। बहरहाल ये डिफेक्ट्स हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा, आगे वीडियो काफ़ी टाइम हो गया इसको। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 डिफेक्ट्स हैं जो क्वेश्चन किया उसने, ये आंसर है 2 पॉइंट्स। ये इंक्लूडेड नहीं है, ये ऐसा इंक्लूड ना करें, ठीक है। ये यहाँ तक है, ये समथिंग लाइक ओवर हियर, यहाँ तक, यहाँ से शुरू होगा। सो दीज आर द 2 डिफेक्ट्स। होता है नुक्स होना, यानी कोई चीज़ आपने दी, बिरयानी बना ली, तो उसमें क्या नहीं डला, क्या रह गया, वो नुक्स है उसका। जिस तरह अगर कोई साइंसदान बात करता है तो उसमें कोई ना कोई खामी रह जाती है, सो उसको डिफेक्ट कहते हैं। तो उसने जो मॉडल दिया था रदरफोर्ड, लॉर्ड रदरफोर्ड पूरा नाम था, उसको फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग साइंसदान था, फिजिसिस्ट था, फिज़िक्स पढ़ने वालों में से था, केमिस्ट नहीं था, लेकिन केमिस्ट्री में नाम इसलिए आ गया क्योंकि एटम्स की डीलिंग हो रही है ना केमिस्ट्री में, दैट्स वाई। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। So last question is, as long as electron remains in an orbit, अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहेगा, it does not emit or absorb energy, वो कभी भी emit नहीं करता एनर्जी। बोहर की बात हो रही है। when does it emit or absorb energy, कब करेगा absorb? आप देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात समझा देता हूँ। आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा मैं हाइड्रोजन एटम को बताता हूँ, जो कि बोहर ने भी इसी को लेकर बात की। अब ये जो हमारे पास आपका घर है, लेट्स से दैट यू हैव अ हाउस, और आपने इसकी छत पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ से सीढ़ियाँ लगी हुई हैं जिससे आपने इसके ऊपर जाना है, तो आपको एनर्जी चाहिए। आपको लेट्स से दैट ग्राउंड लेवल है आपका और ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, तो यहाँ से यहाँ जाना है आपने, तो आपको एनर्जी लगा के ही ऊपर जाना पड़ेगा। सेम केस इधर पे ऐसा है कि पहले शेल से इलेक्ट्रॉन जब अपने ऊपर वाले शेल में आता है तो वो ग्राउंड स्टेट से थोड़ी एक्साइटेड स्टेट में आता है, यानी ऊपर आ जाता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आता है। तो एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को, फिर आएगा ऊपर। और डेफिनेटली ऊपर से अगर आपने नीचे आना है तो छलांग लगा दें, बड़ा आसान तरीका है। सो डेफिनेटली जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से, हायर ऑर्बिटल से लोअर शेल, लोअर ऑर्बिटल पे आएगा तो एनर्जी एमिट होगी। एमिट का मतलब है बाहर निकलेगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। ये इक्वेशन भी है इसमें, ये डेफिनेटली बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, कोई डिफरेंस आ जाएगा, उसको आप चेंज ऑफ एनर्जी कहोगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी याद रखो, दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और इसको आप एच वी के बराबर कहोगे। एच प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी भी एक वैल्यू आपकी बुक में दी है, एमसीक्यू आ सकता है। एंड वी फ्रिक्वेंसी है जिससे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, घूम रहा है। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ हायर ऑर्बिट टू लोअर, इट एमिट्स एनर्जी। बड़े से छोटे की तरफ एनर्जी कम होगी, बड़े शेल से छोटे शेल में, यानी हायर शेल से लोअर शेल में। एंड जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर, तो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। और ये इक्वेशन है। सो आंसर बड़ा सिंप्लीफाइड है, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। सो दैट्स इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अपने दोस्तों को मेरे बारे में ज़रूर बताइएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वट एवर यू कैन डू गुड फॉर मी। थैंक यू सो मच।